नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो है भारत में अनेकता में एकता। यह टॉपिक आम जनों के बीच और बुद्धिजीवियों के बीच सभी जगह हमेशा ही चर्चा का विषय रहता है और ये भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से, सबसे बड़े लक्षणों में से एक है, अनेकता में एकता। इसी को आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम का एस्पायरेंट हैं तो भी पीटी में इसके फैक्ट्स, मेंस में भी आपको काम देगा और इंटरव्यू में हर जगह आपको काम देगा। आप एक आम नागरिक हैं, पढ़े लिखे नागरिक हैं, निश्चित रूप से इसके जो तथ्य हैं, आप जब भी कहीं बैठेंगे, बुद्धिजीवियों के बीच चर्चा करें होगी, तो आप एक अच्छे सॉलिड तर्क रख सकेंगे। तो इसको सुने और ध्यान दें। भारत में अनेकता में एकता की जो बात है, यह वर्षों पहले से चली आ रही है। ये कोई नई परंपरा नहीं है, प्रारंभ से ही देखा गया है। पुराने इतिहास से लेकर अब तक जब भी हम लोग भारत के परिदृश्य पर देखते हैं तो अनेकता में एकता की जो बातें हैं, ये हमेशा ही ये लक्षण देखने को मिला है। अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो भी इसकी जो अवधारणा, जो स्थिति है, बिल्कुल उसी तरह है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अनेकता एकता होती क्या है। अनेकता का अगर साधारण सा अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ होता है विविधता, सामूहिक विविधता, असमानता के एक लक्षण में से हैं। तो विविधताएं कितनी तरह की हो सकती है, विविधताओं के कई रूप हो सकती है, पर अगर सामान्यतः हम हमारे देश भारत के परिदृश्य में देखें तो यहाँ जैविकी विविधता, धार्मिक विविधता और भाषाई विविधता जो होता है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैविकी विविधता का सामान्य अर्थ होता है प्रजातंत्री विविधता। धर्म का हम लोग जानते ही, ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय होता है। भाषाई विविधता, हम लोग जानते हैं कि भारत में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है और 1953 के बाद जो पहली बार राज्यों का भी पुनर्गठन हुआ था, बाद में 1956 में फजल अली आयोग के गठन किया था, वो भी भाषाओं के आधार पर ही उसका कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है विविधता का। किंतु फिर भी भारत एकता के सूत्र में बंधा है। इसके कौन कौन से बॉन्ड्स है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत में जो विविधताओं के जो तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं और कितने प्रकार से हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे भाषाई आधार पर विविधता। तो जो एक बहुत बड़े भाषाविद हुए जी.ए. ग्रियर्सन, उन्होंने जब भारत पर रिसर्च किया, भारत पर अपनी बुक प्रकाशित की, उसमें उन्होंने 179 भाषाओं का बात किया था कि भारत में कुल 179 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और उन्होंने 544 तरह की बोलियों की बात की कि 179 प्रकार की भाषाएं और 544 तरह की बोलियां बोली जाती हैं। किंतु जब 1971 की जो अगर हम जनगणना की बात करें, उस पर जो आंकड़े आए, जो तथ्य आए, उस पर विचार करें तो उसमें जो आंकड़े आए उसके आधार पर भारत में कुल 1652 तरह की केवल भाषाएं बोली जाती है। 1652 तरह की भाषाएं बोली जाती है। और अगर हम लोग संविधान को देखें तो संविधान में देखते हैं कि उसमें 22 भाषाएं तो ऐसी है जिसको कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अर्थात भारत में भाषाई आधार पे बहुत ज़्यादा ही विविधता देखने को मिलती है। अब किस भाषा को बोलने वाले कितने लोग हैं, इस पर अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो निश्चित ही भारत में सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति जो भाषा का प्रयोग करता है वो है हिंदी। अगर 1991 के जनगणना का आंकड़ा को हम लें तो 39.85, लगभग 40% व्यक्ति जो है जो हिंदी भाषा बोलती है।
उसके बाद बंगला 8%, तेलुगु 8%, मराठी 8%, तमिल लगभग 6.5%, उर्दू लगभग 5.5% और अन्य छोटी मोटी जो भाषाएं होती है वो 5-6% व्यक्ति बोलती है। मतलब इसमें बहुत सी विविधता है। भाषा हर कहा जाता है कि हर 2 कोस 4 कोस, हर 5-10 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती है। हर जातियों में भाषाएं बदल जाती है, हर वर्ग में भाषाएं बदल जाती है। भारत में अगर भाषा परिवार का बात करें तो मूलतः यहाँ 2 भाषा परिवार जो सबसे ज़्यादा है, एक है भारोपिया या आर्य भाषा परिवार, जिसमें हिंदी है ना, संथाली, ये सारे प्रमुख भाषाएं हैं, जो कि 75% भारत के कुल बोले जाने में भारोपी या आर्य भाषा परिवार का योगदान है। 20% जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार है। द्रविड़ भाषा में मूलतः जो है वो साउथ इंडियन है, जैसे मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सब भाषाएं आती है। झारखंड की बात करें तो इसमें माल्टो, कुड़ुख जैसी भाषाएं भी इसमें इसी में आती है, द्रविड़ भाषा परिवार में। किंतु इतनी विविधता के बावजूद भाषाई आधार पे जो संपर्क है वो एक दूसरे के बीच, आज पूरा भारत एक दूसरे से व्यापार के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से जुड़ा हुआ है। इतनी भाषा की विविधता होने के बावजूद इसका मूल कारण है संपर्क भाषा। आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही भाषा की विविधता रही है भारत में, किंतु फिर भी संपर्क भाषा जो है हमेशा से ही रही है, जो कि भाषाओं आधार पर इसे बांधने का काम करती है। अगर हम प्राचीन भारत में देखें तो संस्कृत संपर्क भाषा थी, मध्यकाल में देखें तो अरबी और फारसी संपर्क भाषा रही, और आधुनिक काल में समय में देखें, वर्तमान समय में देखें तो ये कार्य जो है हिंदी और अंग्रेजी कर रही है। तो संपर्क भाषा के आधार पर ही हम लोग भारत जो है एकता के सूत्र में बंध के रह पाया है, और इतनी बड़ी विशाल देश में भी भाषा के आधार पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा जो होता है सबसे सेंसिटिव जो मुद्दा है वो है धार्मिक विविधता। भारत प्राचीन काल से ही धर्म की भूमि रही है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न धर्मों का प्रादुर्भाव यहाँ हुआ, सभी धर्मों को आश्रय दिया गया। अगर वर्तमान स्थिति में बात करें तो भारत में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सारे धर्मों के लोग पाए जाते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो होता है हिंदू धर्म। हिंदू लगभग 82% यहाँ हिंदू हैं। उसके बाद मुस्लिम 11%, ईसाई लगभग 2%, सिख जो है वो लगभग 2%, बौद्ध 0.7% और जैन जो है वो 0.4% मिलता है। उसके बाद ये धर्म की ही खूबसूरती है कि धर्मों में भी विविधता मिलती है। जैसे अगर हिंदू में हम लोग बात करें तो शैव है, वैष्णव है, आदि परंपराएं हैं। इस्लाम में बात करें तो शिया है, सुन्नी है, मुगल है, पठान है। जैन में बात करें श्वेतांबर, दिगंबर, बौद्ध में हीनयान, महायान जैसे संप्रदाय हैं। भारत में हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो लगभग सभी जगह आपको मिल जाएंगे। मुस्लिम धर्म भी हर जगह मिलता है। सिख सबसे ज़्यादा पंजाब क्षेत्र में है। ईसाई जो है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्व भारत में नागालैंड, मेघालय जैसे क्षेत्रों में मिलती है।
इसके बाद अगले जो हम लोग विविधता मिलती है यहाँ पे, जातिगत विविधता मिलती है। जाति तो यहाँ से रहा ही है। जाति शुरू में कहा जाता है कि कर्म के आधार पे था, बाद में जन्म के आधार पे होने लगे, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो। किंतु हिंदू के आधार पे जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार की जातियां रही है। इसके बाद इसमें उपजाति भी हुआ, जो कर्म के आधार पर हुआ, बाद में वो भी जन्म के आधार पर होने लगा, जैसे तेली, चमार, लोहार, कुम्हार आदि लोग। किंतु इतनी विविधता के बावजूद भी भारत एकता में आज भी बंधा हुआ है और सदियों से बंधा हुआ था। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये जो एकता की डोर है इतनी मजबूत है कि ये सदियों तक आगे भी बंधी रहेगी। इसके कई कारण हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कारण है और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है हमारा महान संविधान। भारत का जो संविधान है वो भारत जैसे न सिर्फ विशाल भूखंड को बल्कि विभिन्न जातियां, विभिन्न बोलियां, विभिन्न उपजातियां के आधार पर बटे हुए विविधताओं को एकीकृत कर और बांध के रखती है। ये एक कानून के तहत भारत के सभी नागरिक, चाहे वे देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पर रहता हो, उसे समान कानून, समान अधिकार प्राप्त मिलता है, जो कि उसे एक सूत्र में बांधने का काम करती है। अगर भारत संविधान का प्रथम ही पृष्ठ हम देखें तो सबसे पहले संविधान के प्रारंभ में ही प्रियम्बल मिलता है, जिसमें पहला ही लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि संविधान जो है वो भारत को बांधने में सबसे बड़ा बॉन्ड के रूप में कार्य करता है। भारत की जो संस्कृति रही है वो भी बहुत ही लचीलापन, बहुत ही समायोजित और बहुत ही विशिष्ट रही है। इसमें हमेशा ही हर धर्म एक दूसरे धर्म को, हर जाति एक दूसरे जाति को अपने में, भले वो विभिन्न धर्म के हो, विभिन्न जातियों के हो, विभिन्न भाषा को हो, पर एक दूसरे को हमेशा ही स्थान दिया है, एक दूसरे को सम्मान दिया है, जो कि निश्चित रूप से एक दूसरे को हमेशा ही बांधे रखती है। भारत में भू राजनीतिक एकता भी है। भारत एक विशाल भूखंड होने के बावजूद भी यह भले ही एक तरह से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक फैला है, पर सभी के मन में, सभी व्यक्तियों के मन में देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति जो भाव है वो निश्चित रूप से देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। भारत की जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ की धर्मनिरपेक्षता है और जो समाजवाद है, वो निश्चित रूप से इसके एक मजबूत गांठ के रूप में कार्य करती है। जैसे अगर हम हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, किसी भी धर्म में देखें कि इसको न क्षेत्र के आधार पे लोगों के बीच में भेदभाव है, न स्थान के आधार पे, न बोली के आधार पे। हिंदू धर्म में उत्तर में अगर केदारनाथ, बद्रीनाथ में चले जाएं, या दक्षिण में रामेश्वरम, या पूर्व में जगन्नाथपुरी, या पश्चिम में द्वारिका, सभी धर्मों का, सभी जगहों का एक हिंदू के लिए वही सम्मान, वही स्थान है। अर्थात यहाँ के लोगों में, मन में ये एकता की भाव भरी हुई है। इन्होंने न कभी खुद को
भले सामाजिक रूप से धर्म, जाति, बोली के आधार पर अलग हो, कभी किंतु एक दूसरे को अलग नहीं माना। हमेशा इन्होंने देश को सबसे ऊपर माना, देश को सबसे ऊंचा स्थान दिया। यही कारण है कि आज वर्षों सदियों से यह विविधता होने के बावजूद एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और भविष्य में भी बंधा रहेगा। धन्यवाद।